हम लोग डी विटलसी के विश्व के प्रमुख किस प्रदेश देख रहे थे। तो हमने ये देखा था कि उन्होंने 1936 में जो है यह कृषि का विभाजन, कृषि प्रदेशों का विभाजन किया था। और फिर हमने देखा था कि 5 उन्होंने आधार बनाए थे विभाजन के। उसमें कृषि प्रदेश और पशुओं का पारस्परिक संबंध पहला था, दूसरा था कृषि उत्पादन विधियाँ थी, तीसरा था कृषि में पूंजी, श्रम और संगठन के विनियोग की मात्रा, चौथा कृषि उत्पादन के उपभोग का स्वरूप, और फिर था लास्ट कृषि उत्पादन में प्रयुक्त यंत्र उपकरण। तो ये जो हैं 5, इनको आधार मान के विश्व के कृषि प्रदेशों का क्या किया गया था, वर्गीकरण किया गया था। ठीक है। अब हम लोग फिर देखे थे कि उन्होंने कुल 13 कृषि प्रदेशों में बांटा है विश्व को। 13 कृषि प्रदेश बनाए हैं ना। अब उनमें से 13 को हमको बात करना है, तो उसमें से शुरू करते हैं। तो हेडिंग होगा हेडिंग है इसकी कि डी विटलसी द्वारा वर्गीकृत विश्व के कृषि प्रदेश। डी विटलसी द्वारा वर्गीकृत विश्व के कृषि प्रदेश। कब इन्होंने वर्गीकरण दिया है, ये सन ध्यान में रखिएगा। 1936 में दिया है वर्गीकरण इन्होंने। कितने प्रदेशों में बांटा है, 13 कृषि प्रदेश। इन्हीं 13 के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे पहला नंबर का है कृषि प्रदेश, वह है चलवासी पशुचारण प्रदेश। कल लिखाए हैं 13 का नाम, आप लोग लिखे होंगे। तो इसमें जो पहला है चलवासी पशुचारण प्रदेश। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, इंग्लिश में भी नाम आपको पता होना चाहिए, नोमैडिक हर्डिंग रीजन। नोमैडिक हर्डिंग रीजन। नोमैडिक मतलब चलवासी, हर्डिंग मतलब पशुचारण, रीजन मतलब प्रदेश। ठीक है। तो पहला जो हमको देखना है वह है चलवासी पशुचारण प्रदेश। तो इसमें देखिए क्या है, चलवासी मतलब क्या होगा कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। चलवासी मतलब वो एक जगह पर क्या है, स्थिर नहीं रहेंगे। पशुचारण मतलब पशुओं को महत्व दिया जाएगा। तो यह जो प्रदेश बांटा गया है चलवासी पशुचारण प्रदेश, इसमें जो है पहली बात कि जो भी लोग रहते हैं यहाँ इस क्षेत्र में, वो लोग एक जगह पे स्थिर नहीं रहते हैं। आपने देखा होगा अगर गाँवों में कभी कि बहुत सारे लोग जो हैं कुछ जानवरों को ले करके कुछ समय के लिए आते थे, कुछ समय रहते थे, फिर चले जाते थे। ऐसा कभी किसी ने देखा है ना। तो वही हैं, उनके पास पशु होते थे और वो एक जगह रुकते थे कुछ दिन, महीने, 15 दिन, 2 महीने, 4 महीने, फिर जाते थे। तो ये जो चलवासी पशुचारण प्रदेश है, इसमें पशुपालन ही किया जाता है। पशुचारण मतलब पशुओं को चराने का काम। और लोग जो हैं वो एक जगह पे स्थिर नहीं रहेंगे, वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं, है ना। उनको नोमैडिक कहा जाता है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे और साथ में अपने साथ पशुओं को भी लेकर चलते हैं। पशु ही उनके प्रमुख संसाधन होते हैं। खेती वेती नहीं करते हैं, वो किस पे निर्भर हैं, पशुओं पे निर्भर हैं। और जिन पशुओं को वो पालते हैं उन्हीं पशुओं से उनको भोजन आदि भी मिल जाता है, दूध आदि भी मिल जाता है। साथ ही में उनके जो पहनावा आदि होता है वह भी वो लोग पशुओं के चमड़े आदि से ही प्रयोग करके यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें जो भी लोग हैं इस प्रदेश में रहने वाले, वो कैसे हैं, चलवासी हैं। वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहते हैं। वो जहाँ पे जैसे चारा और पानी, पशु के लिए क्या चाहिए, चारा, पानी चाहिए।
उनको भी इंसान को भी तो पानी ही चाहिए, तो वो ऐसे स्थान को ढूंढते हैं जहाँ पे चारा भी हो और पानी भी हो, और वहाँ पे वो कुछ समय रुकेंगे जब तक कि चारा और पानी क्या रहेगा, उपलब्ध रहेगा। जैसे ही वो समाप्त होगा वो दूसरे जगह पर चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चलवासी पशुचारण है। इसमें थोड़ा लिख लीजिए कि ये किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह इसके अंतर्गत पश्चिमी अफ्रीका, मध्य एशियाई देश, जल्दी से लिखिए, पश्चिमी अफ्रीका, मध्य एशियाई देश, तिब्बत, मध्य एशियाई देश तिब्बत, कौमा, तुर्कमेनिस्तान, कौमा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा मंगोलिया के क्षेत्र शामिल हैं। मंगोलिया के क्षेत्र, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान तथा मंगोलिया के क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? और ये जानवर कौन कौन सा पालते हैं? तो ये जो जानवर पालते हैं उनमें भेड़ हो गया, मवेशियाँ हो गई, बकरी हो गई, ऊँट हो गई, यही सब ये लोग पालते हैं। भेड़, बकरी, ऊँट, मवेशी में कौन कौन आएगा? गाय हो गया, है ना, भैंस हो गई, ये सब आएंगे। और जैसे हम आपको सेकेंड सेमेस्टर में था ना जनजातियाँ, तो सेकेंड सेमेस्टर में कई जनजातियाँ विश्व की पढ़ाए थे, तो उनमें से जो एक जनजाति पढ़ाए थे कजाक थी जनजाति, कजाक नहीं थी, कजाक नहीं रही होगी तब, खिरगिज तो थी ना, कजाक है, खिरगिज है, और लैप तथा मंगोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? मंगोलिया में। अभी मंगोलिया लिखा है ना, जो अभी देशों का नाम लिखा है, उन देशों में यह तरह का पशुपालन, चलवासी पशुपालन होता है। तो मंगोलिया की जनजाति है मंगोल, कजाक जनजाति है कजाकिस्तान की, खिरगिज जनजाति कहाँ की है? ये भी उसी क्षेत्रों की है। ठीक है ना, ये जो क्षेत्र तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सब लिखे हैं, है ना। तो पहला चलवासी पशुचारण हुआ, इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, दूसरा चलते हैं व्यापारिक पशुचारण प्रदेश। दूसरा प्रदेश जो विटलिसी ने बताया था वह था व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। व्यापारिक पशुपालन प्रदेश, और इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइव स्टॉकिंग रैंचिंग रीजन। लाइव स्टॉकिंग रैंचिंग रीजन। लाइव स्टॉकिंग मतलब पशुपालन, है ना, व्यापारिक रीजन। तो व्यापारिक पशुपालन प्रदेश क्या है? अभी इसके पहले वाले में जो आपने देखा है, इस वाले में चलवासी पशुचारण वाले प्रदेश में क्या है कि इसमें जो लोग हैं वो केवल अपने जीवन यापन के लिए पशुपालन कर रहे हैं। अभी जो हम बताए थे इसके पहले कि जो लोग घूमते रहते हैं वो केवल अपने जीवन यापन के लिए पशुपालन करते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो व्यापारिक पशुपालन है, इसमें व्यापार के उद्देश्य से पशुपालन किया जाता है। व्यापारिक पशुपालन व्यापार के उद्देश्य से, मतलब इसमें जो लोग पशुपालन करेंगे वह क्या होगा? वह स्थायी होगा। वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते नहीं रहेंगे। इस वाले में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे ना, इसमें वो स्थायी रूप से रहेंगे और उस पशुपालन के द्वारा वो जो भी उत्पाद उत्पन्न होगा उसको क्या करेंगे? व्यापार करने का भी उसका प्रयास करेंगे। तो ये जो क्षेत्र है यह यूरोपीय
जो क्षेत्र है, यूरोप का जो क्षेत्र है, वहाँ पे इस तरह का प्रदेश है, व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। यह व्यापारिक जो पशुपालन वाली एक्टिविटी है, ये यूरोपीय देश के लोगों ने शुरू की है। यूरोप के देश है ना, उन्होंने इसको शुरू किया है। और इसके जो क्षेत्र हैं वह हैं जैसे उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, है ना, लिख लीजिए इसमें। उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका आदि क्षेत्रों में व्यापारिक पशुपालन विस्तृत चारागाह क्षेत्रों में, व्यापारिक पशुपालन विस्तृत चारागाह क्षेत्रों में दक्षिण अफ्रीका आदि क्षेत्रों में व्यापारिक पशुपालन विस्तृत चारागाह क्षेत्रों में विकसित किया गया है। विकसित किया गया है, ठीक है। तो इन क्षेत्रों की खास विशेषता यह है कि इन क्षेत्रों में जो परिस्थितियां हैं, वो परिस्थितियां पशुपालन के लिए क्या हैं, अनुकूल हैं। जैसे इस वाले में क्या था कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्यों जाते थे, क्योंकि एक क्षेत्र में चारे और पानी की जो उपलब्धता है वो ख़त्म हो जाती थी, तो उनको दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ता था। लेकिन इन क्षेत्रों में क्या है, चारा और पानी जो चाहिए जानवरों को वो उपलब्ध है, इसीलिए स्थायी रूप से यहाँ पे पशुपालन हो पाता है, ठीक है ना। परिस्थितियाँ पशुपालन के क्या है, अनुकूल है। और यहाँ पे जो लोग हैं, चारा भाई पशुपालन किए हैं, तो चारागाह होता था पहले यहाँ पे। आज भी जो बड़े बड़े मैदान, जैसे ये आपका कॉलेज का ग्राउंड का मैदान है ना, यहाँ पे घास है, तो यहाँ पे पशु चरते रहते हैं, तो यह भी एक तरह का चारागाह ही कहलाएगा, है ना। जहाँ पे पशु चरते हैं और घास का मैदान हो, उस चारागाह कहलाता। तो यूरोपीय देशों में जो चारागाह थे, जो लोग निजी व्यक्तिगत रूप में भी अपना चारागाह रखते हैं ना, अपने पशुओं को चराने के लिए, जो व्यापार कर रहा है उसके पास एक दो ठो पशु नहीं होगा, कई पशु होते हैं ना। जो लोग आप देखते होंगे गांव में भी, जो दुग्ध पालन पशुपालन के माध्यम से दूध आदि बेचते हैं, तो 10-20 भैंस रखे होते हैं ना। तो जो लोग अपने निजी चारागाह को सुरक्षा की दृष्टि से उसको क्या करते थे, घेर देते थे। हम लोग भी करते हैं ना, उसको तार आदि से बाड़ आदि बना देते हैं कि कोई अन्य पशु ना घुस जाए। उसको यहाँ पे कहा जाता था रेंज। क्या कहा जाता था, रेंज, है ना। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पे जो चारागाह को घेरा बना के सुरक्षित रखा जाता है, उसको क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्यापारिक पशुपालन प्रदेश है ये वाला, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है समशीतोष्ण घास के प्रदेश और दूसरा है विस्तृत सवाना प्रदेश। तो ये जो व्यापारिक पशुपालन प्रदेश है, इसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। पहला है समशीतोष्ण घास के प्रदेश, समशीतोष्ण घास प्रदेश, और दूसरा है उष्ण सवाना प्रदेश। दूसरा क्या है, उष्ण सवाना प्रदेश। तो जो पहला है समशीतोष्ण घास के प्रदेश, देखिए पशुपालन वहीं पे होगा जहाँ घास के मैदान होंगे, है ना। तो ये कैसे घास के मैदान हैं, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, गर्म क्षेत्रों में होंगे। और ये समशीतोष्ण घास प्रदेश है, मतलब ये थोड़ा ठंडे प्रदेशों में होंगे, है ना। तो इनमें जो घास के मैदान हैं वो अलग अलग देशों में उनका अलग अलग नाम है, और वो नाम बड़ा महत्वपूर्ण है।
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जहाँ भी होंगे कंपटीशन में वो आते रहते हैं। तो इनमें जो क्षेत्र हैं समशीतोष्ण घास प्रदेश के, उन क्षेत्रों में जैसे ये उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में पाए जाते हैं और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्र में हैं, अफ्रीका में हैं, दक्षिण अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, तो इनके अलग अलग नाम हैं। तो इनके नाम के साथ हम लोग लिखते जाएंगे, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में इन घास के मैदानों के अलग अलग नाम हैं। तो जो उत्तरी अमेरिका क्षेत्र है, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, तो उत्तरी अमेरिका में जो समशीतोष्ण घास के मैदान हैं, इनको क्या कहा जाता है? प्रेयरी। क्या कहा जाता है? प्रेयरी घास के मैदान, प्रेयरी। ठीक है। फिर दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है पंपास। क्या कहा जाता है? पंपास। ये आपको नाम पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, हम पूछेंगे भी कल। पंपास। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में जो इस तरह के मैदान हैं उनका नाम है वेल्ड, वेल्ड्स। क्या नाम है? वेल्ड्स। फिर ऑस्ट्रेलिया में जो मैदान है उनको कहा जाता है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? डाउन्स। डांस नहीं, डाउन्स। ठीक है ना। और यूरेशिया में जो घास के मैदान हैं, इसी में यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ यूरेशिया। यूरेशिया में जो घास के मैदान ये पाए जाते हैं उनको कहा जाता है स्टेपी। क्या कहा जाता है? स्टेपी। तो ये घास के मैदान हैं जिनका विभिन्न प्रदेशों में नाम अलग अलग है। और कैसे घास के मैदान हैं ये? समशीतोष्ण घास के मैदान। तो इनको उत्तरी, बात समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे घास के जो मैदान हैं उनका हर एक क्षेत्र में अलग नाम है। तो उत्तरी अमेरिका में प्रेरी, दक्षिणी अमेरिका में पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, यूरेशिया में स्टेपी। ये कंपटीशन में आता है, कोई भी कंपटीशन में आता रहता है कि जोड़ी मिलाने का आ जाएगा, या डायरेक्ट पूछ लेंगे कि जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान हैं उनको क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा डाउन्स, तभी ना करके आएंगे। ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाले घास के मैदान के क्षेत्र, यहाँ पे जो पशुपालन है वो वैज्ञानिक तरीके से होता है ना, साइंटिफिक तरीके से, अच्छे से तरीके से यहाँ पे पशुपालन होता है। दूसरा जो क्षेत्र है वह है उष्ण सवाना प्रदेश। तो ये जो उष्ण सवाना प्रदेश है, ये कहाँ घास के मैदान पाए जाते हैं? यह पाया जाता है अफ्रीका में। ये घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। अफ्रीका में ये घास के मैदान पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो पशुपालन है वो वैज्ञानिक नहीं है, इसकी तुलना में वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ पे पशुपालन वैज्ञानिक था, यहाँ पे उतनी तुलनात्मक रूप में वैज्ञानिक नहीं रह गया है ना। वैज्ञानिक कहने का मतलब है कि थोड़ा टेक्नोलॉजी आदि का भी प्रयोग किया जाता है, पशुओं के स्वास्थ्य आदि पर अच्छा सा ध्यान रखा जाता है, ये सब चीज़ें। ठीक है। यहाँ पे समस्या यह है कि यह उष्णकटिबंध में है। उष्णकटिबंध के होने के कारण क्या है, यहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है। और तापमान ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे जो घासें हैं वह क्या हो जाती हैं? सूख जाती हैं, है ना, कड़ी हो जाती हैं, जिससे कि पशुओं को खाने में समस्या होती है ना। तो इस कारण से यहाँ पे जो है पशुपालन जो है थोड़ा कठिन है। और यहाँ पे जो अच्छी नस्ल है जानवरों की वो भी यहाँ पे नहीं पाई जाती हैं, उनका नहीं, अच्छी नस्ल का पशुपालन नहीं किया जाता। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास स्थानांतरित कृषि प्रदेश, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। स्थानांतरित कृषि प्रदेश,
तीसरा है स्थानांतरित कृषि प्रदेश, शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन, इंग्लिश में कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन। स्थानांतरित कृषि प्रदेश क्या होता है? आप लोग इसका नाम सुने हैं कई बार। स्थानांतरित कृषि प्रदेश में क्या होता है? अब देखिए, अभी हमने दो पशुपालन से संबंधित देखा था। पहला क्या था? जिसमें पशुपालन ऐसा था कि एक जगह पे लोग घूमते रहते थे पशुओं को लेकर के। दूसरे में स्थायी पशुपालन व्यापारिक उद्देश्य से किया गया। अब कृषि में आ गए हैं, कृषि प्रदेश, है ना। ये सब कृषि, विश्व के कृषि प्रदेश में हम बताए थे ना कि पशुपालन में केवल धान या गेहूं उत्पादन करना नहीं आता है, उसमें पशुपालन भी आता है, मछली पालन भी आता है ना। कृषि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो सब आता है उसमें। तो जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन रीजन है, स्थानांतरित कृषि प्रदेश है, उसमें क्या किया जाता है? उसमें जो पारंपरिक तरीके हैं कृषि के, उसके द्वारा, जैसे पहले क्या था कि हमारे पास ना तो ट्रैक्टर था ना तो कुछ था, और ये जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं वहाँ पे अच्छा तापमान रहता है और खूब सारी बारिश होती है। जब खूब सारी बारिश होती है तो वहाँ पे खूब सारे पेड़ होते हैं, वन होता है, बड़े बड़े जंगल है। तो लोग क्या करते हैं? पहले उन जंगलों को काटते हैं, है ना। काट देंगे उन पेड़ पौधों को, या तो फिर उसमें क्या करेंगे? आग लगा देंगे। तो काट देंगे या आग लगा देंगे तो ज़मीन क्या हो जाएगी? पेड़ से समाप्त हो जाएंगे वहाँ पे पेड़। अब वहाँ पे वो क्या करेंगे? खेती करेंगे, ठीक है, खेती करेंगे। एक बार फसल आदि उपजेगी, उसको काटेंगे। अब जब तक वह उसका मतलब उनका उससे क्या होता है, अपना भरण पोषण चल रहा है, ठीक है। अब फिर से खेती करने की बारी आएगी तो उस जगह पे नहीं करेंगे, अब कोई दूसरा जगह पकड़ हैं, उसी का ये दूसरा नाम है उसका। इसका हर क्षेत्र में अलग अलग नाम है, इसका भी नाम अभी बताएंगे, हर क्षेत्र में अलग अलग है, वो भी महत्वपूर्ण है। तो मतलब क्या है कि एक जगह पर खेती किया, जंगलों का सफाया किया, वहाँ पे खेती किया, अन्न आदि उपजाया। अच्छा सर है क्या? सर की क्लास